पता है भाई लोग, एनटीए का जो पेपर है नीट का, वो रैंडम नहीं होता। एनटीए हर साल जो है बहुत सारे टॉपिक्स को जो है बार बार रिपीट करता है। मैंने अभी सुबह जब मैं जागा तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQs हैं वो मैंने कुछ चैप्टर्स के देखे, और मैं तुमको इस वीडियो में 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे देने वाला हूँ, ठीक है, रैंडमली। तुम खुद देखना कि 2026 के एग्ज़ाम में वो तुमको 100% मिलने वाले हैं, 150% तुमको मिलने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। तो मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने 4 से 5 टॉपिक्स निकाले हैं, तो ऐसे मैं पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है तीनों लास्ट 10 ईयर्स के PYQs को एनालिसिस करके तुम्हारे लिए मैं 200 टॉपिक्स का एक लिस्ट निकालूंगा, ठीक है। वो तुम्हें मैं टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, और उन 200 टॉपिक्स से ईजिली जो है वो 120 से 130 टॉपिक्स तुमको, मतलब बोल सकते हैं कि 120 क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली जो है नीट के एग्जाम में मिलेंगे उन्हीं टॉपिक्स से, ठीक है। तो वो टॉपिक्स जो है मैं तुमको 2 से 3 दिन के अंदर जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम की जो लिंक है नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज सर्च कर लेना एम्स पाइनियर, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भैया एग्ज़ाम तो बहुत टिपिकल होता है, एनटीए कुछ भी बना देता है। लास्ट ईयर देखो 2025 का एग्ज़ाम कैसे आया था, तो देखो यार लास्ट ईयर 2025 का जो एग्ज़ाम आया था ना, वो टिपिकल नहीं था, वो पेपर लेंथी था। उसको तुम हार्ड पेपर नहीं बोलोगे, पेपर तुम्हारा डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से था, लेकिन था कैसे, लॉन्ग था। क्वेश्चंस के तुमने फॉर्मेट देखा होगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा नहीं था कि जो कि 2024-23 का जो आया करता था कि भाई एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते थे और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो तुरंत तुम्हारा जो बायोलॉजी का पेपर है वो 40 से 50 मिनट में मैक्सिमम हो जाया करता था सभी स्टूडेंट्स का। लेकिन इस बार क्यों तुम्हारे 2 घंटे लगे, क्योंकि पेपर लेंथी था। पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले गए थे, मान लो कि तुमने पूरी सेल यूनिट पढ़ी हुई है, मतलब कि सेल यूनिट में आते हैं 3 चैप्टर्स, सेल ऑर्गेनेलिज, सेल साइकिल और तुम्हारा जो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या है, उसने तीनों चैप्टर्स में से एक एक पार्ट वाइज डाल के उसने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बना दिए। अब तुम्हारा दिमाग घूम गया। तो मैं वही बोलता हूँ कि सारी चीज़ों को बायोलॉजी में एक एक चैप्टर्स को कोरिलेट करके पढ़ा करो, एक एक यूनिट को, ठीक है। जैसे इस बार मान लो कि फोटोसिंथेसिस से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब उन्होंने रेस्पिरेशन का भी इसमें ऑप्शन दे दिया है, तो तुम्हें चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ किस चैप्टर से आया है, ठीक है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं, तो सभी लोग जो है अपनी एक नोटबुक अपने पास रखो, और ये जो 4 से 5 टॉपिक्स बता रहा हूँ ये हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते आते हैं। अगर मैं बात करूँ लिविंग वर्ड, ठीक है, तो भाई लोग लिविंग वर्ड में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, वो है तुम्हारी जो टेबल दे रखी है। 2 टेबल हैं, एक तो तुम्हारा दे रखा है पूरा जो सीरीज़ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज वगैरह जो दे रखा है, ठीक है, वो वाला। और सेकंड जो दे रखा है जिसमें तुम्हारा मैंगो, ठीक है, और जो तुम्हारा हाउस फ्लाई है उनके जो नाम वगैरह दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, अगर तुमको यहाँ पता है ना कहाँ पे है वो, तो वो सब कुछ। सेकंड अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम्हारी जो फंजाई है, फंजाई में भी तुम्हारा जो डिटरोमाइसीरियस फंजाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्या है कि भाई इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं उसको, ठीक है। बाकी उसमें आई थिंक सेक्सुअल या सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है, ऐसा कुछ दिया हुआ मुझे याद नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट किंगडम, मैंने अभी ऑब्जर्व नहीं किया, एनिमल किंगडम में मोस्टली जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूं तुम्हारा सेल यूनिट, तो सेल यूनिट में 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और जो सेकंड सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो दी हुई स्टार्टिंग में थ्योरीज वगैरह दे रखी हैं, सिलिडर और शॉन की दे रखी हैं, ठीक है, रुडोल्फ विर्चू के बारे में बताया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तुम्हारा जैसे कुछ और ही पोर्शंस हैं बायोलॉजी में, जैसे कि इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी में जो पिरामिड्स वगैरह हैं, एनर्जी फ्लो वगैरह दे रखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम सेम चीज़ मैंने फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो फिजिक्स में जो तुम्हारा मिरर और लेंस का जो फॉर्मूलाज है ना रे ऑप्टिक्स में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं अगर बात करूँ तुम्हारा फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो तुम्हारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक लॉजिक गेट से तो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, समझ में आ रहा है। और ये पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वहाँ से तुम्हें 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये सबसे ईजी पोर्शन है जो तुम्हारा बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन अगर देखो, तो यूनिट डायमेंशन से एरर से ना हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है एरर से, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है तुम्हारा, कौन सा है, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर से। इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तुमको। आई थिंक इस बार शायद तुमको मिला होगा स्क्रू गॉज से था, स्क्रू गॉज से था या लीस्ट काउंट से था। अगर इस बार स्क्रू गॉज से आया था तो तुम्हें लीस्ट काउंट से मिल जाएगा इस बार, ठीक है। तो ये अल्टरनेट वे में चलते रहते हैं,
ठीक है। मोशन 1D की अगर हम बात करें तो मोशन 1D में तुम्हारे 2 से 3 फॉर्मुलेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। एक तुम पता होगा 2v1 अपन v1 प्लस v2 वाला जो है, ठीक है, हर साल छोड़ के अल्टरनेटिव ईयर्स में ये क्वेश्चन जो है तुमको रिपीट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट की, अगर हम बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हारा जो स्टोइकोमेट्री वाला पोर्शन है, ठीक है, बाकी जो तुम्हारा निकाला जाता है कि भाई इसमें से नंबर ऑफ मोल्स किस में ज़्यादा हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं एक पूरे टॉपिक्स की लिस्ट रेडी कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, वहाँ तो मैं सारी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट मेन क्या है इस टाइम पे, तुम ये मत सोचो कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ भी आएगा, पेपर जहाँ से भी आएगा वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर से आएगा, ठीक है। पी बाई क्यूज़ को इग्नोर मत करना। अगर तुमसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो पी बाई क्यूज़ पर पूरा फोकस कर डालो। तुम्हारा दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि अगर ये पी बाई क्यूज़ इस बार ऐसा आया था तो नेक्स्ट ईयर जो है वो एग्जामिनर जो है वो कैसे बना सकता है और भी पी बाई क्यूज़ को। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचने का ट्राई करो। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें टाइम लगे। तुम अगर पी बाई क्यूज़ को आधे घंटे में कर पा रहे हो लास्ट 5 ईयर्स के, तो हो सकता है कि पी बाई क्यूज़ को थोड़ा सोचने में, एनालिसिस करने में कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तुमको 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन ये तुम्हारी ब्रेन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से कैसे आ सकता है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, भाई लोग सीरीज के बारे में मैंने एक टारगेट ग्रुप बना रखा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने एम्स पाइनर वाले जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मैंने पिन कर रखा हुआ है। तो वहाँ पे हमने एक शेड्यूल बनाया पूरा, 21 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं विद 3 टाइम्स रिवीजन। पूरा टारगेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री है, टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे मैं ले रहा हूँ तुम लोगों की, सब कुछ फ्री है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। मैं एक शॉर्ट जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो देख लेना। शॉर्ट्स में कमेंट जो दे रखे हैं ना बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। जिसको भी चाहिए प्रूफ, वो वहाँ प्रूफ मिल जाएगा। क्लियर है? चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड पी बाई क्यूज़ पर मेन फोकस करते रहना, ठीक है। तुम्हारे पास कोई भी मॉड्यूल्स हो, कुछ भी हो, कहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही हो फिर नहीं हो रही हो, लेकिन पी बाई क्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलो बाय।